गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या क्या ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा हमें पता चला कि कैसे जीव जंतुओं का विकास हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से एक नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी आई जिसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इवोल्यूशन की प्रोसेस को। ठीक है, इन अ कलेक्शन ऑफ मंथ मेड इन 1850s, दैट इज बिफोर industrialization set, it was observed that there were more white winged moth on trees than dark winged। 1850 से पहले कुछ मंथ्स में यह ऑब्जर्व किया गया, कहाँ, इंग्लैंड में, कि वहाँ जो वाइट विंग वाली जो मौत थी उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा थे इन कंपेरिजन टू डार्क विंग वाली जो मौत थी उनके अपेक्षा, क्योंकि उससे उस टाइम पे 1850 से पहले वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस नहीं थी, तो पॉल्यूशन काफ़ी कम था और उस टाइम पे वहाँ जो वाइट विंग्ड वाली जो मौत थी उनकी नंबर काफ़ी ज़्यादा थे। However, in collection carried out from the same era, but after industrialization in 1920, there were more dark-winged moth in the same area, that is, the proportion was reversed। तो जब 1920 में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के काफ़ी सालों बाद जब वहाँ दोबारा से इस बात को ऑब्जर्व किया गया कि कौन सी मौत ज़्यादा नंबर में है, तो इस बार जस्ट अपोजिट था। जो डार्क विंग्ड वाली जो मौत थी उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा थे इन कंपेरिजन टू वाइट विंग्ड। द explanation put forth for the observation was that predator will spot a moth against a contraction background। ऐसा इसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो क्या था, जो प्रेडेटर्स थे वो क्या करते थे, वो स्पॉट कर लेते थे किसी भी मौत को। कैसे? क्योंकि जो बैकग्राउंड जो अब था वो क्या था, अब वो दूसरा हो गया था। वो कैसा हो गया था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस नहीं थी, उस टाइम पर पॉल्यूशन कम था, तो जो बार्क थी पेड़ों की उसमें क्या था, उसमें फंगी ग्रो नहीं करते थे, या उनका कलर क्या था, बिल्कुल वाइट कलर था। तो उस टाइम पर जो वाइट कलर वाली मौत थी उनके नंबर ज़्यादा थे। तो अब ऐसा हुआ कि पॉल्यूशन बढ़ा तो जो बार्क थी उसका कलर क्या हो गया, डार्क हो गया, और वाइट कलर की मौत आसानी से दिखने लग गई। तो जो प्रीडेटर्स थे उनको उनके लिए आसानी हो गई स्पॉट करना ऐसे मौत को जिनका कलर क्या था, वाइट था। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक्स बिकम डार्क। ये अभी हमने बात की कि जो बार्क थी उसका कलर काफ़ी क्या हो गया था, डार्क हो गया था ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स। तो इस वजह से जो वाइट विंग्ड वाली मॉथ थी वो क्या करनी नहीं कर पा रही थी, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रीडेटर्स उन्हें आसानी से देख सकते थे। डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ रिजर्व। तो अब जो डार्क कलर वाली मॉथ थी वो क्या हो गया, उनको उनको ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस मिल गए, क्योंकि जो बार्क का कलर था या जो ट्री के ट्रंक का कलर था वो काफ़ी क्या था, ब्राउन हो गया था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, thick growth of almost white color lichen covered the trees। In the background of white-winged moth survived, but the dark color moth were picked out by predators। ठीक है, तो जब पॉल्यूशन कम था तो तब ग्रीन कलर की या फिर हल्के लाइट कलर के जो जो फंगस थे
या फिर जो फंगी थे वो क्या करते थे, वो ट्रीज़ को कवर करे रहते थे, ठीक है, या लाइकेन जो वहाँ पर प्रेजेंट थे वो ट्रीज़ को कवर करते थे और एक लाइट बैकग्राउंड वाइट के साथ रहता था, तो उनको आसानी से आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, ठीक है। दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड, और वो ऐसे एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। हैंस मंथ दैट वेर एबल टू camouflage themselves, that is hide in the background, survived. This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, इस जो हमने पूरी बात की इससे क्या अंडरस्टैंडिंग निकल के आई कि ऐसे एरियाज जहाँ पर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस अभी नहीं हुई थी, जैसे कि अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, गांव वगैरह में, द काउंट ऑफ मेलेनिक मॉथ वॉज लो, तो जो ब्लैक कलर की या मेलेनिक मॉथ जो थी उनका नंबर क्या थे, काफ़ी कम थे। दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट सर्वाइव। तो इस बात से क्या बात निकल के आती है इस पूरे कॉन्सेप्ट से कि किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी मिक्स पॉपुलेशन के अंदर जहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के ब्रीड या अलग अलग टाइप के करेक्टरिस्टिक्स वाले कोई पॉपुलेशन अगर है, तो उसमें से कौन ज़्यादा सरवाइव करेगा, जो अपने आप को बेटर अडेप्ट करता है और वो क्या करेगा, अपने को सरवाइव करेगा, और सरवाइव अगर वो कर रहे हैं तो उसकी पॉपुलेशन अपने आप ही बढ़ेगी, ठीक है। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वेप्ड आउट, लेकिन इस बात का भी ध्यान हमें रखना है कि जो दूसरी वैरायटी है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ herbicides, pesticide, etc. has only resulted in selection of resistant variety in a much lesser time scale, ठीक है। तो अगर हम किसी एरिया में ज़्यादा हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड का ही अगर हम यूज़ करते हैं, तो जिस चीज़ के लिए हम उस पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं केवल उनके ही नंबर कम होंगे, ठीक है। अदर जो वेराइटीज़ ऑफ हार्ब हैं या फिर पेस्ट हैं उनका नंबर कम नहीं होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी employ antibiotics or drugs against यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल। ऐसी ही बात उनके लिए भी लागू होगी जब हम माइक्रोब्स के अगेन कोई एंटीबायोटिक या फिर ड्रग ले रहे हैं, तो वो केवल एक पर्टिकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल को ही क्या करेगी, टारगेट करेगी। इसके अलावा वो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन पे वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। हैंस resistant organism cell are appearing in a time scale of months or year and not centuries. These are example of evolution by ortho एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो इसका हमने क्या पढ़ा, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा हमने इवोल्यूशन की इस प्रोसेस को समझा। दिस ऑल्सो टेल अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज द stochastic process based on the chance event in nature and change mutation in the organism। कि क्या हम समझे इस बात से, इस पूरे जो कॉन्सेप्ट थे एवोल्यूशन की, जो एविडेंस थे, उनसे हमें एक बात ये समझ में आई कि जो एवोल्यूशन की प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। और क्या होता है इसमें, नेचर और उस
ऑर्गेनिज्म के अंदर जो म्यूटेशन हो रहे हैं उनकी अफेक्ट से ही उसमें कुछ चेंज हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? ड्यूरिंग द जर्नी डार्विन वेंट टू गैल गैलपेगोस आइलैंड। अपनी यात्रा के दौरान जो डार्विन साहब थे, डार्विन सर, वो कहाँ गए? वो गैलपेगोस आइलैंड में गए। देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ सेंचुरीज। उन्होंने वहाँ क्या देखा? एक अमेजिंग, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उनने देखी वहाँ। ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वेराइटीज़ हैं, प्लांट्स की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल बैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। उनमें से उन्होंने किस पे ज़्यादा फोकस किया? एक स्मॉल ब्लैक बर्ड थी जिसका नाम बाद में क्या पड़ गया? डार्विन फिंचेस। डार्विन के नाम पे, क्योंकि डार्विन ने अपनी स्टडी की थी इन बर्ड्स में, तो डार्विन फिंचेस इनका नाम रखा गया बाद में। ही रियलाइज्ड दैट दे वेर मैनी वेराइटीज ऑफ फिटनेस इन द सेम आइलैंड। उनने उस सेम आइलैंड के अंदर ही फिंचेस की अलग अलग वेराइटीज़ को देखा। ऑल द वेराइटी ही conjectured evaluate on the island itself। तो जो अलग अलग वेराइटी थी वो क्या करती थी? उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया था उस आइलैंड के अंदर। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स। जो उनका ओरिजिनल जो उनका फीचर था वो था उनका सीड ईटिंग। तो जो फिंच थी वो क्या करती थी? वो सीड को ईट करती थी। लेकिन उसने अब क्या कर लिया था? अपने आप को इवॉल्व कर लिया था। अब उसने अपनी जो उसकी बीक थी उसके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे, क्योंकि अब वो अलग अलग टाइप के फूड को क्या करते थे? ईट करते थे। मैनी अदर फॉर्म विच अल्ट्रेट बीक्स एरोज enabling them to become insectivorous। ठीक है। कुछ की चोंच क्या हो गई थी? काफ़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि वो क्या करते थे? अब वो इंसेक्टिवोरस थे। वो सीड ईटर से अब वो क्या बन गए थे? इंसेक्टिवोरस बन गए थे। एंड वेजिटेरियन फिंचेस। This process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and laterally radiating to other areas of geography habitat, is called adaptive radiation। तो इस प्रोसेस को ही, किस प्रोसेस को? इवोल्यूशन की इस प्रोसेस को, जिसमें डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं एक गिवन जियोग्राफिकल एरियाज़ की, वो क्या होती हैं? वो केवल एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। जो फिंचेस थी वो एक पॉइंट से अलग अलग हैबिटेट में जा कर के क्या हुई थी? अडेप्टेड हुई थी। जो फर्स्ट जो फिंच थी वो, जो इस एरिया में जो फिंच रहती थी वो क्या थी? वो सीड ईटर थी। अब उनमें से कुछ दूसरी एरियाज़ में जा कर के इंसेक्टिवोरस हो गई। कुछ ने क्या किया? कुछ ने फ्रूट्स वगैरह खाने स्टार्ट किए। ठीक है। कुछ ने फ्रूट खाना स्टार्ट किया, कुछ ने इंसेक्ट को खाना स्टार्ट किया, और कुछ ने सीड को ही खाना भी नहीं छोड़ा था। तो उनकी बीक में जो उनकी चोंच थी उसमें क्या हो गए? चेंजेस हो गए। एंड laterally radiate to other areas of geography हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। क्योंकि वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में जा कर के उन्होंने क्या किया था? रेडिएशन किया था, अपने आप में कुछ चेंजेस लाए थे। तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है? एडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस फिनोमिनन। जो डार्विन फिंचेस हैं इनका एग्जाम्पल क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स,
a number of marsupials, each different from the other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent. When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, one can call this convergent evolution. तो ऐसे इवोल्यूशन को जब केवल एक 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 से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अगर किसी जियोग्राफिकल एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरियाज़ के अगर अंदर हम देख पा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये मार्सपियल रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है या जिसको ओशनिया भी बोलते हैं, वहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग टाइप की क्या हुए मार्सुपियल्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो एंसेस्टर था वो क्या था, केवल एक सिंगल था। उसने अलग अलग हैबिटेट में जा कर के, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में जा कर के अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को क्या क्या कन्वर्ट किया, अडेप्ट हुआ, उसमें सरवाइव करने के लिए वो फिट हुआ। अब जा कर के हम उनकी अगर वेराइटीज़ को देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ में इन एनिमल्स को हम देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अगर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। Placental mammal in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammal, each of which appear to be similar to a corresponding marsupial. एग्जाम्पल प्लेसेंटल वॉल्फ एंड ट्रांसमेनियन वॉल्फ मार्सपियल का आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी पार्ट्स को क्या हुआ है, सेम दूसरे एनिमल्स के साथ अपने बॉडी को कन्वर्ट कर लिए या फिर उनमें चेंजेस वो ला गए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।